हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपने आज की इस वीडियो में इस रिवीजन सीरीज फॉर द नाबार्ड ग्रेड ए प्रिपरेशन, जो कि एग्जाम आपका 7 सितंबर को शेड्यूल है, उसके लिए जो हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एआरडी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं उसके एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज को डिस्कस करते हुए साथ में हम थोड़ा सा स्कीम के बारे में भी समझेंगे। और केवल बेसिक्स जो चीजें हैं वो आपको समझना है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी नहीं करनी किसी एक स्कीम की, आपको सारी स्कीम्स को थोड़ा थोड़ा जरूर समझना है, और वो भी जो लेटेस्ट और रीसेंट स्कीम्स हैं जो न्यूज में रही हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये आप सभी को पता है कि इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं होती है, हौसलों में जान होनी चाहिए, हौसले हमारे बुलंद होने चाहिए। आप सभी को पता है, अगर हम किसी भी काम को इंटरेस्ट के साथ, मोटिवेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, आधा काम तभी हो जाता है, बाकी आपको हार्डवर्क करने की जरूरत होती है। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि इस टाइम आपको कलम की जरूरत भी है। कलम की जरूरत क्यों है? तो सो दैट कि आप अपने नोट्स बना सके और फिर उनको बाद में इजीली रिवाइज कर सके। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इरिगेशन एक इंपॉर्टेंट इनपुट हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए होता है, और आज के टाइम पे इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारा ऐसा एरिया है जो अभी भी इरिगेशन के अंडर नहीं है। जो हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की बात करते हैं वो क्लासिफिकेशन ही रेनफॉल के बेसिस पे है। उसका क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा एरिया अभी भी ऐसा है जहां पे इरिगेशन नहीं है। मतलब हम एग्रीकल्चर तभी कर पाएंगे जब रेनफॉल होगा। तो जहां पे इरिगेशन होता है वहां पे ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, आपको पता है वहां पे कैनाल इरिगेशन बहुत स्ट्रांग है, ग्राउंड वाटर लेवल एक्वीफर बहुत ऊपर है, तो जब भी जिसको भी इरिगेशन चाहिए फार्मर इजीली इरिगेट कर सकता है, इसलिए वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, 3 मिनिस्ट्री के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली। तो ये जो 4 कंपोनेंट हैं यहाँ पे ये दिए हैं, और आपको बताना है कि कौन सा कंपोनेंट इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है। कई बार नाबार्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मिनिस्ट्री कौन सी है, कौन सा डिपार्टमेंट है, या फिर स्कीम में एक्रोनिम क्या है। तो पहला कंपोनेंट है एआईबीपी, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो अगेन ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज में अगर आपको बताऊं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। दूसरा, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, इसको हम माइनर इरिगेशन भी बोलते हैं, एज अ टैगलाइन भी इसको यूज किया जाता है। माइनर इरिगेशन का एम होता है कि हर फील्ड तक इरिगेशन वाटर को पहुंचाना। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो अगेन ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हर खेत को पानी जो कंपोनेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है। वाटरशेड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन, अगेन ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि वाटरशेड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। तो जो ऊपर के 2 कंपोनेंट थे एआईबीपी और हर खेत को पानी, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के कंपोनेंट है। वाटरशेड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। मैंने शायद पहले भी आपको बताया है कि अगर ग्रामीण विकास करना है तो सबसे पहले हमको वाटरशेड को डेवलप करना होगा। अन्ना हजारे गांव की स्टोरी आपने सबने सुनी है, रालेगढ़ सिद्धि उनका गांव है। वहां पे जब उन्होंने ग्रामीण विकास या फिर जो रूरल डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, तो जो पहला वर्क था वो वाटरशेड डेवलपमेंट का ही था। तो वाटरशेड डेवलपमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट भी होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगेन ये भी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज का नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। देन पर ड्रॉप मोर क्रॉप, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये करेक्ट ऑप्शन है। पीडीएमसी, जिसमें कि इरिगेशन, प्रिसीजन इरिगेशन को फोकस किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ये कंपोनेंट है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ऑप्शन डी इज द करेक्टली मैच्ड, बाकी ये इनकरेक्टली मैच्ड है। ऊपर के 2 मैंने आपको बता दिया कि ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हर खेत को पानी, और एआईबीपी ये कंपोनेंट डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। और रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुवनेशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन वाटर डेवलपमेंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के अंदर है, जिसमें कि वाटरशेड मैनेजमेंट वाला कंपोनेंट आता है। देन सेकंड क्वेश्चन है रिसेंटली विच इंस्टॉलमेंट वाज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इनकम सपोर्ट स्कीम फॉर फार्मर। तो ये कंपोनेंट आपको बताना है। मुझे लगा था इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, बट अभी तक चेंज हुआ नहीं है, उसको भी थोड़ा सा समझना है। तो पहले तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्कीम है जो कि इनकम सपोर्ट देती है। तो वो स्कीम है पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ओके, ये पीएम किसान स्कीम है। अभी इसमें पूछा कि कौन सी रिसेंटली इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई है, तो वो 11th इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई थी
ये 31 मई को रिलीज की गई, और अगर आप देखेंगे ये शिमला में की गई थी, और इसका जो टाइम पीरियड था ये अप्रैल से जुलाई के क्वार्टर के लिए की गई थी। अब जो अगला क्वार्टर ड्यू है वो है अगस्त टू नवंबर। ओके, तो अभी इसके लिए रिलीज नहीं की, लास्ट ईयर ये 9 और 10 अगस्त को रिलीज हो गई थी, बट ये अभी रिलीज नहीं हुई है। तो अभी एज ऑफ नाउ जो लेटेस्ट है वो अप्रैल टू जुलाई है। अगर अगस्त एंड तक ये रिलीज होती है तो फिर ये आपके लिए चेंज हो जाएगा। सो अभी जो करेक्ट आंसर है इट इज द 11th इंस्टॉलमेंट। ओके, तो ये देख भी सकते हैं पहली इंस्टॉलमेंट जब ये लॉन्च हुई थी 2018-19 में, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव में लाई गई थी, तो ये पहली इंस्टॉलमेंट थी, देन 3 इंस्टॉलमेंट, और ये अभी जो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट जिसकी अभी हमने बात की। बाकी कवरेज आप देख सकते हैं, बेनिफिशियरीज भी आप देख सकते हैं, अराउंड 10 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं जिनको 20,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने दिए। देन व्हाट इज द अपर कैप ऑफ द लैंड होल्डिंग फॉर द फार्मर टू रजिस्टर अंडर द पीएम किसान। तो इसमें पूछा गया है कि कितना बड़ा किसान होगा कि वो नहीं इसमें एलिजिबल होगा, या फिर हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि क्या लिमिटेशंस हैं जमीन की या फिर लैंड होल्डिंग की। सो इसमें कोई भी कैप नहीं है। जब ये लॉन्च हुआ था इस वजह से कई जगह पे ऐसा लिखा रहता है ओनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर एलिजिबल। तो अभी ऐसा कोई भी नियम नहीं है, क्योंकि जब 2019 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब ये केवल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए थी। बट जब गवर्नमेंट दोबारा इलेक्ट होकर आई 2019 में, तो जो पहली कैबिनेट मीटिंग थी उसमें ही ये डिसाइड हुआ कि इसमें से कैप हटा दिया जाएगा। सारे फार्मर जिनके पास भी लैंड होल्डिंग है दे आर एलिजिबल एक्सेप्ट दोज हु आर इन द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कुछ कुछ बनाए हैं, उसमें जो फार्मर है वो एलिजिबल नहीं है, उसके अलावा लैंड होल्डिंग के बेसिस पे कोई भी इनएलिजिबल नहीं है। देन व्हाट इज रॉन्ग फ्रॉम द एनरोलमेंट अंडर द पीएम किसान पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्योंकि आप इसको यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं और आप जरूर बताएं इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे। और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देखिएगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में पूरा, और जो इस टाइप के बड़े क्वेश्चन है उसमें कितना टाइम लग रहा है और आप कैसे उसको आंसर कर पा रहे हैं, सो दैट कि आपको ये भी पता रहे कि आपको वहां 40 क्वेश्चन ARD 40 क्वेश्चन ESI के भी आंसर करने हैं, जो कि इस टाइप से बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, मैं वहां पे चेक करूंगा। सो एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कब कहां रिलीज हुई थी, लॉन्च हुई थी 24 फरवरी 2019 गोरखपुर, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। टैगलाइन क्या है, ऐसी कोई खास टैगलाइन नहीं है। इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ये कोई टारगेटेड स्कीम नहीं है, हमेशा के लिए इसको बनाया गया है। सो जो ईयरली इसमें एलोकेशन होता है, बजटरी एलोकेशन इस बार का 68,000 करोड़ रुपीस है। कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 रुपीज इन द टाइम इंटरवल ऑफ 4 मंथ्स ये दी जानी है। तो ये पीएम किसान के बारे में है। अब जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है ई-नैम। सो ई-नैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। कुछ कुछ चीजें हैं, अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो आपको उसमें समझ आ जाएगा। जैसे सबसे ऊपर लिखा है SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम। तो ये एक हिंट है आगे के एक क्वेश्चन के लिए। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लीड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द ई-नैम। तो ये पूछा कि लीड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है ई-नैम के लिए। ऑप्शन है NFCL, आई किसान डिवीजन, APMC, ई-नैम, SFAC, ICAR। तो मैंने भी आपको हिंट दी थी। तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, SFAC, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम। अब ये क्या है, कभी इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ही स्कीम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, बट जो यहाँ पे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो SFAC है। जो टेक्निकल सपोर्ट है वो NFCL, आई किसान डिवीजन का है, बाकी इंप्लीमेंटेशन का काम SFAC का है। नाउ विच वन इज नॉट करेक्ट फ्रॉम एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ई-नैम। अगेन ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा लेंदी है, जिसको कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आपके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जल्दी से इसको पढ़ते हैं और ऑप्शन के साथ ही देखेंगे। नॉट करेक्ट फ्रॉम द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ई-नैम। ओके, सो पहला ऑप्शन क्या है, टू इंप्रूव द सप्लाई चेन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड रिड्यूस वेस्टेज। सो अल्टीमेट एम यही है कि बेटर सप्लाई हो सके और वेस्टेज रिड्यूस हो सके। तो ये क्या है, करेक्ट है। और यहाँ क्या पूछा, कौन सा करेक्ट नहीं है। To facilitate farmer, traders, buyers and online trading of commodities with better price discovery and smooth marketing। तो ठीक है, क्योंकि better price discovery होनी चाहिए, फार्मर को भी बेनिफिट होना चाहिए, ट्रेडर को भी बेनिफिट होना चाहिए। To promote uniformity in agriculture marketing by streamlining the procedure across the integrated markets, removing information asymmetry between buyers and sellers, and promoting real-time price discovery based on actual demand and supply। तो ये भी ठीक है, कोई एसिमेट्री नहीं होनी चाहिए, बायर्स एंड सेलर दोनों के बीच में ही कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिमांड है
और जो बायर है वो ऐसा शो ही ना करे कि डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से कि फार्मर को नुकसान हो। इंटीग्रेशन ऑफ एपीएमसी अक्रॉस द कंट्री थ्रू अ कॉमन ऑनलाइन मार्केट टू फैसिलिटेट पैन इंडिया ट्रेड इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज, प्रोवाइडिंग बेटर प्राइस डिस्कवरी थ्रू ट्रांसपेरेंट, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। E-NAM is an umbrella scheme to ensure the MSP to the farmers. So ये this is the incorrect option, क्योंकि ये पहले तो अम्ब्रेला स्कीम नहीं है। अम्ब्रेला स्कीम क्या होती है, जो बहुत सारी चीजों को कवर करती है। दूसरा, एमएसपी को इंश्योर करने के लिए ये नहीं है। ये जिस स्कीम की बात की जा रही है वो है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, प्रधानमंत्री आशा, पीएम आशा स्कीम भी जिसे हम कहते हैं, और उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो एक अम्ब्रेला स्कीम है जो इंश्योर करती है एमएसपी। उसके 3 कंपोनेंट है, फिर उसको कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ई-नैम। तो अभी क्या स्टेटस है ई-नैम का, किस स्टेट में ज्यादा है, कितनी एपीएमसीज लिंक्ड है, ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इस साइड हो जाता हूं क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं सर उस साइड दिखता नहीं है। सो अभी क्या स्टेटस है मैं आपको बताऊं। 2021-22 में जब बजट अनाउंस किया गया था तो उस समय ये स्टेटस बताया था कि 1000 एपीएमसीज मार्केट एपीएमसीज लिंक्ड है और 1000 फर्दर एपीएमसीज को लिंक करना है। ओके, और आपको पता है 2022-23 का जब बजट अनाउंस हुआ उससे पहले एक प्रीवियस बजट रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि क्या स्टेटस है, जितनी भी बातें की गई थी। तो उसमें कहा कि अभी इस पे प्रोग्रेस चल रही है, काम चल रहा है, 1000 एपीएमसीज को लिंक किया जाना है। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास जो चीजें हैं वो पीआईबी में या फिर आप कहीं भी देखेंगे वो 1000 एपीएमसी की है। 1000 एपीएमसी 18 स्टेट्स एंड 3 यूटीज, दिस इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ई-नैम। सो ये ई-नैम की कवरेज है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से कॉमन सा क्वेश्चन हो सकता है, ये वेबसाइट में ही दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है, देखिए स्टेट्स एंड एपीएमसी इंटीग्रेटेड ऑन ई-नैम 1000 मार्केट्स एंड 18 स्टेट्स एंड 3 यूटीज। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन हो सकता है कि हाईएस्ट एपीएमसी कौन से स्टेट में लिंक्ड है ई-नैम से। तो आप यहाँ पे देख के इजीली आप बता सकते हैं 144 ये कहाँ पे है, राजस्थान में। देन उसके बाद 125 यूपी में एंड 122 गुजरात में एंड 118 महाराष्ट्र में। देन ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ऐसे पूछा गया था कि एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो किस लिस्ट का है। एपीएमसी मार्केटिंग सिस्टम ऑपरेट्स अंडर हुज ज्यूरिडिक्शन। ई-नैम के अंदर, एफसीआई के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एसएफएसी। तो जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर भी स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो हम कहते हैं ना कि जो स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो ये स्टेट लिस्ट में मेंशन है। अगेन इसको जल्दी से समराइज करते हैं। ई-नैम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर 14 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी दिल्ली में। टैग लाइन, दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, वन नेशन वन मार्केट। देखिए ये थोड़ा सा जनरली ध्यान रखिएगा कि जितनी भी एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं जो कि पुरानी स्कीम्स को या फिर ऑल इंडिया लेवल पर में कोई कॉमन काम कर रही होंगी तो उनके आगे वन नेशन जरूर लगा होगा। जैसे एक और स्कीम है यहाँ पे वन नेशन वन मार्केट की बात की गई है। जैसे पीएमएफबीवाई में है, वहां पे 1 सीजन 1 प्रीमियम, क्योंकि वहां पे ये फिक्स किया गया क्रॉप वाइज नहीं होगा, एक सीजन में कोई भी क्रॉप लगाइए एक ही प्रीमियम रहेगा। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, फार्मर्स और ट्रेडर दोनों को बेनिफिट होना चाहिए, ऑनलाइन में वो बेटर प्राइस डिस्कवरी कर सके। दिल्ली की अगर आजादपुर मंडी में ज्यादा अच्छा प्राइस मिल रहा है तो फार्मर वहां जाके बेचे, क्यों वो गाजियाबाद में बेचेगा। तो और वो भी कैसे, ऑनलाइन, मतलब फिजिकली उसको जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बजटरी एलोकेशन ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर ये है, कंपोनेंट्स को आप इसमें देख सकते हैं। देन नाउ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम। What is the total interest charged by the public sector banks before the interest subvention of government of India in the KCC accounts up to 3 lakh? तो जनरली ये रहता है कि 3 लाख तक इंटरेस्ट जो सबवेंशन दी जाती है। अब उसमें दिया गया, अगर आप इसको देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि बैंक्स आर प्रोवाइडिंग केसीसी इन द बेंचमार्क रेट ऑफ 9%। तो उसमें होता क्या है, जनरली 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन का कंपोनेंट होता है, जिसके बाद ये 7% होती है। इसके बाद इसमें 3% का पीआरआई प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव दिया जाता है। तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट पड़ता है फार्मर को वो 4% होता है, अगर ये टाइमली रिपे करता है। कंडीशन है कि टाइमली रिपे करेगा। टाइमली रिपे क्या होता है, या तो क्रॉप सीजन में या फिर 2 क्रॉप सीजन, मैक्सिमम 1 साल। क्रॉप सीजन 6 मंथ का होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 क्रॉप सीजन, 1 साल में उसको रिटर्न करना ही करना है। तो ये होता है जनरली, ये बेंचमार्क रेट होता है, इससे ज्यादा पे बैंक लैंड नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि 7% पे दीजिए, उसके बाद 3% एडिशनल दिया जाएगा जब 4%। अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले एक पीआईबी में अपडेट आया कि गवर्नमेंट ने इसको आगे 2 साल के लिए इंक्रीज किया है।
उसमें ये लिखा गया कि 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन कंपोनेंट एंड बाकी सो दैट कि क्या होगा कि 7% पे ही केसीसी मिलेगा, 3% का फर्दर इंटरेस्ट सबवेंशन है अगर वो टाइमली रिपे करते हैं तो ये कंडीशन सेम रहेंगी। बस वहां पे इस कंपोनेंट को 1.5% लिखा है, बट उन्होंने बहुत प्रॉपरली क्लियर अभी तक नहीं किया उसमें कि आईएसएस का कंपोनेंट 2% से 1.5% हुआ है या फिर बेंचमार्क रेट कम है, क्योंकि जनरली ये जो 9% है अगर आप इसको देखेंगे तो ये एमसीएलआर के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करता है वो होता है, बट नॉट इट विल नॉट एक्सीड 9% किसी भी कंडीशन में ये होता है। तो मे बी ये हो सकता है कि इसको 1.5% ही एज्यूम किया होगा। तो अभी इसमें मोर डिटेल्स अवेटेड हैं आरबीआई की तरफ से, बट अभी जो लिखा गया था वो 1.5% था। ओवरऑल मैंने आपको चीजें समझाई हैं। So this is about the KCC. Now what is the limit of collateral free loan under the agriculture? तो एग्रीकल्चर के अंदर कोलेटरल फ्री लोन कितने तक मिल सकता है या केसीसी कितने तक मिल सकती है, वो है 1.60 लाख। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ which scheme is launched on the 15th August 2019 with an outlay of 3.6 lakh crore to supply piped water supply to each rural household? अब ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपको दिए हैं, फिर से मैं इधर आ गया। जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन, जलायुक्त शिविर, नमामि गंगे। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है जल शक्ति अभियान या जल जीवन मिशन में। मैं इसको बता दूं, कल करेक्ट आंसर तो इसका जल जीवन मिशन है। जल शक्ति अभियान जो है ये बेसिकली कैच द रेन है। आप देखोगे JSA CTR लिखा रहता है, कैच द रेन, वेयर इट इज व्हेन इट इज, मतलब जब भी जहां भी बारिश पड़ रही है वहीं पे उसको कंजर्व करना है, जिसको इन सिटू कंजर्वेशन भी कहा जाता है। तो जल शक्ति अभियान है, उसका एम क्या है, वाटर कंजर्वेशन। यहां बात किसकी गई, पाइप्ड वाटर सप्लाई की। अटल भूजल योजना किससे, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के रिलेटेड। जलायुक्त शिविर क्या है, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है कि ये क्या है, क्योंकि इससे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था जलायुक्त शिविर में। नमामि गंगे आप सभी को पता है, गंगा रिवर के रिजुवनेशन और उसके सफाई के लिए है बेसिकली। जल जीवन मिशन, then what is the assistance given by the government for the conversion of a conventional land into organic land? अब क्या होता है, जनरली कोई भी फार्मर है अगर उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है का क्या मतलब होता है, वो अभी तक कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहा था जिसमें कि वो यूरिया DAP जितने फर्टिलाइजर हो सकते हैं वो यूज कर रहा था, केमिकल्स यूज कर रहा था। अभी उसको लगा कि नहीं ये फायदा नहीं है, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेनिफिट है, या फिर उसको जो भी लगा उसने डिसाइड किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा। तो गवर्नमेंट स्टार्टिंग में सपोर्ट करने के लिए एक ब्रॉड स्कीम है नमसा, जिसको अम्ब्रेला स्कीम कहा जा सकता है। उसके अंदर एक कंपोनेंट है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसके थ्रू गवर्नमेंट सब्सिडी देती है या फिर हम कह सकते हैं एक टाइप से सपोर्ट करती है फॉर द इनिशियल 3 ईयर। 3 ईयर क्या होता है, कन्वर्जन पीरियड। एक कन्वेंशनल लैंड को अगर आपको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो टाइम पीरियड लगता है वो होता है 3 ईयर। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इस पूरे पीरियड में गवर्नमेंट कितनी उसको सब्सिडी या फिर सपोर्ट देती है, तो वो है 50,000 रुपीज पर हेक्टेयर, या फिर ये कहीं कहीं पे पूछा जा सकता है 20,000 रुपीज पर एकड़। ओके, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ जमीन होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप कहीं पे देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि सब्सिडी प्रोवाइडेड 30,000 या 31,500, तो वो इनपुट्स के लिए होती है, ये ओवरऑल सब्सिडी है। Which one of the following is not fulfilling the aim and objective of PKVY? तो इसमें से कौन सा है PKVY? अगेन PKVY क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो कौन सा नहीं फुलफिल कर रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना है। आप इसको पॉज कर सकते हैं और फिर उसके बाद आंसर जरूर करें, क्योंकि इससे आपकी थोड़ी सी हैबिट बनेगी कि आप उस क्वेश्चन को कैसे आप उसको पढ़ पा रहे हैं। इसमें बहुत माइन्यूट सा मैंने एक चेंज किया है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसको आप आंसर कर सकते हैं। ये भी देखिएगा कि उस माइन्यूट से जो चेंज मैंने किया है और जो इसमें आंसर रॉन्ग ऑप्शन है या फिर मतलब करेक्ट आंसर है इसके हिसाब से, वो आप कितने टाइम में पहचान पाए हैं, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है और उसके बाद कमेंट में बताइएगा। अब हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को। PMMSY स्कीम इज एन अम्ब्रेला स्कीम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। ऊपर ही लिख दिया कि अम्ब्रेला स्कीम है, तो आपको पता चल गया कि एक से ज्यादा कंपोनेंट है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सो इसमें 2 कंपोनेंट है बेसिकली, तो सेंट्रल सेक्टर है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर क्या होता है, जिसमें कि 100% फंडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयरिंग 60-40 का रेशियो, 90-10 का रेशियो, कुछ भी रेशियो हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट डिसाइड होता है।
Next question is for direct beneficiary oriented individual group project, what is the pattern of assistance for general category and SC ST women beneficiary respectively? क्या है ये आपको बताना है। अब इसमें क्या होता है, जो कंपोनेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपोनेंट है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दोनों। ओके, तो इसमें पूछा है कि क्या पैटर्न ऑफ असिस्टेंस है। इसमें एक बेनिफिशियरी ओरिएंटेड कंपोनेंट है, एक नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड कंपोनेंट है। तो जनरली बेनिफिशियरी ओरिएंटेड कंपोनेंट जो होता है उसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें पूछा कि क्या सब्सिडी है जनरल कैटेगरी के लिए और SC ST के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड वन, 40% फॉर द जनरल कैटेगरी, 60% फॉर द SC ST एंड द वुमेन बेनिफिशियरीज। ओके, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक बार हमने पहले डिस्कस कर चुका है, आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। Which one is correct as far as anticipated outcome of PMMSY are concerned? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के anticipated outcomes की बात करें तो कौन सा इसमें करेक्ट ये पूछा गया है। तो अब पांचों ऑप्शन से आप ऑप्शंस पढ़ के इजीली समझ सकते हैं, बट कंफ्यूज भी करते हैं डिजिट डेटा अगर आपने एक बार नहीं पढ़े होंगे तो। पहला ऑप्शन है फिश प्रोडक्शन टू इंक्रीज फ्रॉम 13.75 टू 30 मिलियन मेट्रिक टन बाय 2024 एंड 25। और आप ये देखिए कि ये कितना बड़ा इंक्रीज है, वो भी 5 साल में। मतलब इतने सारे टाइम में हम इतना कर पाए हैं तो 5 साल में इतना इंक्रीज। अगेन दिस इज नॉट करेक्ट। सस्टेन्ड एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ 50% इन फिश प्रोडक्शन, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। 50% की एवरेज एनुअल ग्रोथ होगी तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर GVA फ्रॉम 7.28% टू 9%। सो दिस इज अगेन दिस इज करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हैं GVA में अभी जो कंट्रीब्यूशन है फिशरीज सेक्टर का वो 7.28% है एग्रीकल्चर में, जो एग्रीकल्चर GVA उसमें फिशरीज सेक्टर का। डबल करने एक्सपोर्ट अर्निंग्स को 46,589 से 2 लाख, तो ये तो डबल हुआ ही नहीं, ये तो 4 टाइम्स हो गया। तो ये भी अगेन इनकरेक्ट ऑप्शन है। एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी टू इंक्रीज फ्रॉम 3 टन टू 50 टन, अगेन 3 टन से 50 टन, ये तो कोई भी कोरिलेशन नहीं है। 3 टन से कितनी होनी है, 5 टन पर हेक्टेयर। तो इस टाइप से आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस मिलते हैं, तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो एक बार में ही पढ़ते हुए चलें। तो एंटीसिपेटेड आउटकम्स क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन की गई है हर बार। आपसे सिंपल कोई भी ये भी पूछ ली जा सकती है कि क्या एंटीसिपेटेड आउटकम में कोई एक ऑप्शन दिया हो। नेक्स्ट, विच मिनिस्टर लॉन्च द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। So again this is the easiest question, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying। ओके, ये कोई मिनिस्ट्री नहीं है, ये कंप्लीट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जिसके अंदर 2 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ओके, देन ये इसके बारे में है। 10 सितंबर 2020 को लॉन्च हुई थी बिहार से, ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर है। ये 3 इसके मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एंड मुझे लगता है कि अभी आपका टाइम बहुत कीमती है, तो हम अननेसेसरी लंबी वीडियो नहीं करेंगे। टारगेट 5 ईयर के लिए था, 2024 एंड 25 ये कंप्लीट होनी है, ये इंपॉर्टेंट है। बजटरी एलोकेशन जो एक साथ किया गया वो 20,050 करोड़ रुपीस है, एंड फॉर दिस ईयर इट इज 1879 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट स्कीम इज AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। So under AIF credit guarantee and interest subvention of 3% per annum limited to INR कितने करोड़ रुपीस तक। तो ये जो लिमिटेशंस है ये कितने तक की है, मतलब जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड कर रही है वो कितने अमाउंट पे कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज अप टू 2 करोड़। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, अगेन पूछा जा सकता है। सो अबाउट AIF बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, 9 अगस्त 2020 को ये रिलीज हुई थी डिजिटली बाय द PM। ओके, तो जब लास्ट ईयर इसका 1 ईयर सेलिब्रेशन किया गया था ना, तब एक इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई थी PM किसान की। तो इस बार सोचा जा रहा था कि वो हो सकती है, बट वो अभी तक हुई नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग, और वो किसमें, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिटी। ये कैसा इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है। KCC कैसा होता है, प्रोडक्शन क्रेडिट होता है। टारगेट क्या है, पहले ये 10 ईयर के लिए थी जब लॉन्च की गई थी, बट अब इसको एक्सटेंड करके 13 ईयर कर दिया गया 2032-33 के लिए। बजटरी एलोकेशन 1 लाख करोड़ रुपीस ओवरऑल है। नाउ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, Which one of the following is not correct as far as soil testing parameters are concerned? तो soil parameters जो टेस्टिंग के हैं वो 12 पैरामीटर होते हैं। अब इसमें से पूछा कि कौन सा सही नहीं है, बाकी सारी चीजें इसमें सही दी हैं। 4 मैक्रोन्यूट्रेंट NPKS ये सही दिया है। 5 माइक्रोन्यूट्रेंट Zn Fe Co Mn B। ओके, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज एंड बोरॉन। सो दिस वन इज इनकरेक्ट। कोबाल्ट नहीं होता है, वो कॉपर होता है। 4 मैक्रोन्यूट्रेंट, अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, CHO, NPK, NCA, MgS। ये ऐसे आप याद भी कर सकते हैं।
these are very basic and primary. Carbon, hydrogen and oxygen, then these are the primary and secondary nutrients. Nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and सल्फर. ओके, सो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, बक्कल मोनी फी कु मंजन. बक्कल मोनी फीकू मंजन, ऐसा कुछ है नहीं, बस याद करने के लिए बना रखा है. बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, निकल, आयरन, कॉपर, मैंगनीज एंड जिंक. ओके, मैग्नीशियम ऊपर है, मैंगनीज नीचे है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है. तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है. 3 फिजिकल पैरामीटर, ये सही है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट था. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज व्हाट इज द साइकिल for testing of soil for the irrigated area and area from which the single sample is to be drawn. तो ये इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स पे. डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें क्यों समझाने की चीज नहीं है, याद ही करना है आपको बेस वैसे भी. सो ये आप बताइएगा. एंड इसके बाद हम और आगे भी ऐसे क्वेश्चंस लेके आपके लिए आते रहेंगे. हमारे रेगुलर सेशन चल रहे हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, 8 के 8 सब्जेक्ट्स के लिए, बट हमारा प्राइमरी फोकस ARD, ESI एंड GA पे, जिसके लिए आपको डेली एक ना एक सेशन मिलेगा. बाकी ऑल्टरनेटिवली मेरिट जो क्वालिफाइंग सेक्शन है उसके लिए भी मिलेगा. आप रेगुलरली इन सारे सेशंस को देखते रहिए, डेफिनेटली आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी. इसका PDF आपको मिल जाएगा, लिंक नीचे लिंक में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे एग्रीबी टेलीग्राम चैनल पे इसको ले सकते हैं. इसके अलावा मॉक टेस्ट जरूर दीजिए. आपको जहां से भी मॉक टेस्ट मिले आप वहां से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका प्रिपरेशन होगा. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड.